ये एक लेक्चरिंग सेशन नहीं होना चाहिए, ये एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए जिसमें कि मैं भी आप लोगों से सीखूंगा और आप भी मुझसे सीखेंगे। ये चेक करिएगा कि दोनों तरफ आपके प्रिंट हो, दोनों तरफ प्रिंटेड होना चाहिए। नहीं होगा तो आप रिवर्स ले लीजिए, चेक कर लीजिए। सबके पास है? ओके। ठीक है। तो इसकी पिछली ट्रेनिंग जो आप लोगों ने अटेंड की थी वो किस टाइटल पे थी, क्या याद है आपको? कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर। हाँ जी, कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर। कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर। ओके, वेरी गुड अमित। तो अमित, कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है? क्योंकि आज हम लोग की ट्रेनिंग जो है उसका शीर्षक क्या है? परफॉर्मेंस मल्टीप्लायर। So who will tell me the difference between capability and performance? Yes. कैपेबिलिटी जो है वो आपकी काबिलियत है, परफॉर्मेंस उस काबिलियत को दर्शाने की जो क्षमता है उसको परफॉर्मेंस है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई ऐड करना चाहेगा? वानी? नो? अमित अग्रणी? कैपेबिलिटी जो होती है वो हमारी क्षमता होती है कि हम क्या है हमारे अंदर, क्या गुण है, क्या पावर है, और जो है कि परफॉर्मेंस जो उसको कैसे प्रस्तुत करना है वो उसका क्वालिटी क्या है ये दर्शाता है। राइट। सो सबको सचिन तेंदुलकर की कैपेबिलिटी पे कोई डाउट है किसी को? नहीं। लेकिन वही सचिन तेंदुलकर कभी 0 पे भी आउट हो सकते हैं, वही तेंदुलकर कभी 100 भी मार सकते हैं, है ना? तो कैपेबिलिटी तो वही है, कैपेबिलिटी चेंज हो रही है क्या? लेकिन परफॉर्मेंस किसी एक दिन कुछ और हो सकती है, किसी एक दिन कुछ और हो सकती है। और कहते हैं ना लोग उसको फिर क्या कहते हैं कि आज मेरा दिन ही नहीं था, है ना? आज हमारा दिन सही नहीं था, इसलिए हम कैपेबल होने के बावजूद परफॉर्म नहीं कर पाए। तो कैपेबिलिटी इज समथिंग, कैपेबिलिटी इज द पोटेंशियल टू परफॉर्म। लिख लीजिए, कैपेबिलिटी क्या है? कैपेबिलिटी इज द पोटेंशियल टू परफॉर्म। सो पोटेंशियल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैपेबिलिटी अगर नहीं होगी तो क्या परफॉर्मेंस हो पाएगी? क्या तेंदुलकर के बजाय अगर कोई और बैटिंग करने आ जाए, अभिषेक बैटिंग करने आ जाए, तो क्या तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कैपेबिलिटी इज अ पोटेंशियल टू परफॉर्म। पोटेंशियल, ठीक है। क्षमता, क्षमता क्या है? पोटेंशियल। क्षमता है लेकिन परफॉर्मेंस होगी कि नहीं होगी? बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो क्षमता जिनके अंदर है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्षमता है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ड्यू टू सिचुएशन। या सबसे बड़ा रीजन कैपेबल पर्सन परफॉर्म क्यों नहीं कर पाता? सबसे बड़ा रीजन क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस लो होता है। नहीं, कैपेबल है तो कॉन्फिडेंस उतना लो नहीं होगा। कैपेबल है, कर सकता है लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, मिस डायरेक्शन। ओके, ठीक है। और कोई? बहुत सही इन्होंने पॉइंट बोला, गलत डायरेक्शन में काम कर रहा है। मेहनत तो कर रहा है लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो कैपेबल पर्सन को परफॉर्मर नहीं बना पड़ता वो क्या है? नोट कर लीजिए, लैक ऑफ एक्शन। लैक ऑफ एक्शन। क्षमता है, सोच है, लेकिन एक्शन नहीं है। एक्शन न होने की वजह से वो परफॉर्मर नहीं बन पाता। कैपेबल है, क्षमता है, लेकिन एक्शन की कमी की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाता। परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या है? पहला पॉइंट, आप लोग इस पे हैंडआउट पे आ जाइए। पहला पॉइंट क्या है? परफॉर्मेंस मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ? यस कुशाग्र? परफॉर्मेंस मतलब होता है सर किसी चीज को अच्छे से परफॉर्म करना, जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है वो सही से दर्शाना, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा देना, अच्छा परफॉर्मेंस। ये तो वही डेफिनेशन हो गई कि व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। हाँ कुशाग्र सर, जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं वी आर परफॉर्मिंग दैट थिंग, लाइक जो भी यहाँ बिजनेस या जो भी है हम लोग उससे रिलेटेड जो भी कर रहे हैं वो हम लोग की परफॉर्मेंस होगी कि उस बिजनेस में हम लोग अपना कितना % दे रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। तो क्या डेली रूटीन में जो हम काम कर रहे हैं वो हमारी परफॉर्मेंस है? नहीं। फिर क्या है? जो रिजल्ट सर आता है। यस,
जो रिजल्ट जो आता है, और रिजल्ट क्या है? जो रिजल्ट क्रिएट करे वो परफॉर्मेंस। रिजल्ट तो देखिए आएगा, रिजल्ट तो हमेशा आएगा, नेगेटिव या लेकिन बुरा आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, कम आएगा, ज्यादा आएगा, रिजल्ट तो आएगा। क्या वो परफॉर्मेंस है? जो राइट रिजल्ट क्रिएट। यस, ऐसा परफॉर्मेंस, ऐसा रिजल्ट है ना, ऐसा रिजल्ट जो आपके गोल से अलाइंड हो। ठीक है, कोई भी रिजल्ट नहीं, कोई भी रिजल्ट नहीं, कौन सा रिजल्ट? जो आपके गोल से अलाइंड हो। यानी पहली चीज क्या है परफॉर्मेंस की? कहता है इंग्लिश में, व्हाट इज द फर्स्ट प्री रिक्विजिट ऑफ परफॉर्मेंस? इज गोल। अगर गोल ही नहीं है तो क्या परफॉर्मेंस होगा? गोल नहीं है तो परफॉर्मेंस होगा? अगर गोल नहीं है तो क्या परफॉर्मेंस होगा? तो परफॉर्मेंस अगर गोल नहीं है तो कैसा परफॉर्मेंस होगा? बस अगर गोल नहीं, जैसा वानी ने कहा, है ना, कि अगर गोल नहीं है तो परफॉर्मेंस हमारा कैसा होगा? डायरेक्शन लेस होगा, डायरेक्शन लेस होगा। अगर डायरेक्शन ही नहीं है तो गोल क्या करता है? गोल हमारे हमेशा हमारा डायरेक्शन सेट करता है। गोल क्या करता है? सो देयरफॉर गोल डिफाइंस आवर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमें काम करना है। ठीक है, इसको भी कहते हैं विदाउट एनी परफॉर्मेंस यू कैन नेवर अचीव योर एम। विदाउट एनी गोल यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, है ना। विदाउट एनी गोल यू कैन नॉट परफॉर्म। तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा आपके गोल से अलाइंड होगी, क्योंकि परफॉर्मेंस हमेशा आप कैसे जानेंगे आपकी परफॉर्मेंस क्या है? कैसे जानेंगे बताइए? आपकी परफॉर्मेंस को आपको मेजर करना पड़ेगा। मेजर कैसे करेंगे? किसी पैरामीटर पे करेंगे। वो पैरामीटर क्या होगा? आपका गोल, आपका गोल होगा, है ना। और ये गोल अलग अलग पीरियड का होगा, टाइम पीरियड इसका अलग अलग होगा। यू हैव शॉर्ट टर्म गोल्स, यू हैव मीडियम टर्म गोल्स, यू हैव लॉन्ग टर्म गोल्स, एंड योर परफॉर्मेंस विल इम्पैक्ट ऑल दीज 3 गोल्स। शॉर्ट टर्म में भी इम्पैक्ट करेगा, लॉन्ग टर्म में भी और मीडियम टर्म में भी। तो वो गोल्स आपको सेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? हमें अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा, अपना डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू दैट गोल। तभी आप उसको मेजर कर पाएंगे, तभी आप उसको पता कर पाएंगे कि आप परफॉर्म कर पाए हैं या नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे क्रिकेट की बात कर रहा था मैं, तो आपका परफॉर्मेंस का आपका गोल क्या है? सबसे बड़ा गोल क्या होगा एक क्रिकेटर का या एक किसी खिलाड़ी का? मेरा देश जीते। पहली चीज तो ये है कि अपने लिए नहीं खेलना है, टीम के लिए खेलना है। वी हैव टू बी अ टीम प्लेयर। हाँ, यस, क्या बोल रहे थे आप? अगर बैट्समैन है तो सेंचुरी करे, डबल सेंचुरी करे, उसका गोल होगा, वो अपना गोल रख सकता है। ठीक है, और अगर बॉलर है तो विकेट लेना, बॉलर है तो विकेट लेना। और अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? माई टीम शुड वन विन, दैट इज माई गोल, है ना। सेंचुरी मेरी बनेगी, अच्छी बात है, बट मेरा देश जीतेगा पहले, वो इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है, ये क्या है? गोल्स एंड KRAs। KRAs क्या होते हैं? की रिजल्ट एरिया। सो हर किसी के जॉब के अपने KRAs होंगे। अगर इवेंट मैनेजमेंट फर्म है, उसके अपने अलग KRAs होंगे, सिक्योरिटी फर्म के अलग KRAs होंगे, रियल एस्टेट फर्म के अलग KRAs होंगे। की रिजल्ट एरियाज क्या है हमारे? आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होगी आप खुद ही करेंगे। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में होंगे तो आपका HR डिपार्टमेंट आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करेगा। तो वो किस बेसिस पे करता है? किसी भी कंपनी में, बड़ी से बड़ी कंपनी में, बड़ी से बड़ी कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डे 1 पे क्या मिलता है? आपके KRAs मिलते हैं कि आपकी की रिजल्ट एरिया दिए हैं। इसी बेसिस पे, इसी पैरामीटर्स पे आपकी परफॉर्मेंस को आंका जाएगा। आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इसी पर डिपेंड करेगा। आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इसी पर डिपेंड करेगा कि आपने अपने KRAs को कितने अच्छे तरीके से पूरा किया। आपके जो भी रिजल्ट एरियाज हैं, की रिजल्ट एरियाज हैं, वो आपने किस प्रकार से उसको पूरी की। अब यहाँ पे कोई HR तो है नहीं हाथों के ऊपर, आप तो खुद ही अपने HR हैं।
तो आपको ये KRS किसको बनाना पड़ेगा? आपको स्वयं ही अपने की रिजल्ट एरियाज को बनाना पड़ेगा, है ना? तो की रिजल्ट एरिया और गोल्स में क्या डिफरेंस है? गोल्स और KRS में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये कि गोल्स सिर्फ एक लैंडमार्क है जहां पर हमें पहुंचना है, बट जब हम KRS अपने सेट करते हैं तो अपना एक एक्शन प्लान भी साथ में लगाते हैं। ये करना है हमें, और इसको करने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी रिजल्ट के ऊपर ही गोल के नजदीक पहुंचते हैं जी, है ना? KRS क्या होते हैं कि आपके गोल एक ब्रॉडर गोल है और उसको पूरा करने के लिए पार्ट में क्या क्या चीजें आपको करनी है, विद एक्शन प्लान, विद टाइम फ्रेम, टाइम लिमिट भी आपकी डिसाइड होगी कि आपकी। और नॉर्मली ये क्या होता है, क्वार्टरली होता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये क्वार्टरली होता है, एवरी 3 months, देन 6 months, देन एनुअल, देन एनुअली आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा, देन यू विल बी सीइंग कि वेदर यू हैव हाउ मच यू हैव अचीव्ड व्हाटएवर यू हैव प्लान। तो यहाँ पे प्लानिंग भी जरूरी हो जाती है ना? अब अगर हम एंटरप्रेन्योरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आप सब क्या हैं? आप सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना? हम एंटरप्रेन्योर, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं जो बोलने में लगता है, एक्चुअली ये फ्रेंच वर्ड है, इसलिए फ्रेंच की प्रोनाउंसिएशन आती है एंटरप्रेन्योर, ठीक है? तो आपके पास 2 चीजें हैं, आपके पास 2 पैरामीटर्स हैं एज अ बिजनेसमैन, जिसके बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस को डिसाइड कर सकते हैं। या तो आप ग्रोथ पैरामीटर पे काम कर सकते हैं, या आप प्रॉफिट पैरामीटर पे काम कर सकते हैं, या आप दोनों पे काम कर सकते हैं, ठीक है? कि मेरी ग्रोथ कितनी हुई। अभी ग्रोथ कैसे मालूम चलेगा? पास्ट रिजल्ट को देख के, कि अगर मान लीजिए चंदन को अपनी ग्रोथ पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे चंदन? कंपैरिजन करेंगे लास्ट ईयर से, ठीक है? लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे। अब लास्ट ईयर तो बड़ा ही अनयूजुअल ईयर था, तो उसको छोड़ दीजिए, उसके पहले वाले ईयर से कंपेयर कर लीजिए। सो हाउ मच आई वाज डूइंग बिजनेस in terms of turnover last year, and how much I am doing business in terms of this year. So if you are doing more, then your growth is, if you are doing more, then your growth is positive. Then your growth is positive. If you are doing less, then your growth is negative. Degrowth है ना? तो आप डिफरेंट उसके रीजंस हो सकते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज क्लियर हो गई कि मेरा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। अगर आप कह रहे हैं मेरा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, क्या मतलब क्या हुआ इसका? इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ मेरा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, कि पिछले साल की दुनिया की पिछले साल की जो मेरा टर्नओवर था, ट्रांजैक्शंस था, उसकी तुलना में मेरा इस साल कम हुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेरा टर्नओवर कम हुआ है लेकिन मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है। हो सकता है वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बढ़ा या घटा, लेकिन मेरी मार्जिन बढ़ गई बिकॉज ऑफ सम रीजन। कि मेरी मार्जिन अधिक थी, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं जो है अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को बढ़ाऊंगा, बेटर सर्विस दूंगा, भले ही मुझे कम कस्टमर मिले। तो मेरे कस्टमर्स कम हो गए, मेरा टर्नओवर कम हो गया, बट मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, मैं फोकस हो गया कुछ कम लोगों पे। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो आपको डिसाइड करना है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को कौन से पैरामीटर पे आकलन करूंगा या करूंगी, ठीक है? ये पैरामीटर कौन से हो सकते हैं? ये परफॉर्मेंस पैरामीटर कौन से हो सकते हैं? ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिट। तो ये एक लेमैन टर्म हो गया ग्रोथ और प्रॉफिट। लेकिन इसको बिजनेस टर्म्स में क्या बोलते हैं? टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, ठीक है? टॉप लाइन क्या होती है? टॉप लाइन इज योर सीनियर हायरकी। नो, टॉप लाइन इज योर टर्नओवर, बॉटम लाइन इज योर प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है? ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिट्स मैंने लिखा है, तो ये एक लेमैन टर्म में लिखा है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि एशियन पेंट्स का टॉप लाइन इस बार बढ़ा है लेकिन बॉटम लाइन नीचे गया, मतलब क्या हुआ?
प्रॉफिट डाउन हुआ है, टर्नओवर बढ़ा है। तो आप अगर सीएनबीसी पे सुनेंगे तो टॉप लाइन बॉटम लाइन बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। टॉप लाइन का मतलब ग्रोथ, हमेशा ग्रोथ, बॉटम लाइन का मतलब प्रॉफिट है। बॉटम लाइन मेरी बढ़ी है, अगर आपको किसी कोई कहता है मेरी बॉटम लाइन बढ़ी है, मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट ये बढ़ी। मत सोचिए किसी कमर बढ़ गई है, बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया है। नाउ यू डिसाइड, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी जोमैटो आया हुआ, जोमैटो का आईपीओ आया हुआ। अब जोमैटो का बॉटम लाइन कहां है, नेगेटिव है, गिर जाएगा, जबरदस्त लॉस में है। विकास जी जरा हेल्प, लेकिन गिरा देंगे वो पीछे। जोमैटो का बॉटम लाइन क्या है, निगेटिव है, लेकिन टॉप लाइन बढ़ रहा है, ग्रोइंग कंपनी। आजकल ये नया ट्रेंड चला है, पेटीएम लॉस में है लेकिन ग्रो कर रहा है, उनके भी शेयर्स फ्लोट हो रहे हैं। और ऐसे ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी ज्यादातर फंडिंग पे चल रहे हैं। इनको कौन फंड करता है, इनको वेंचर कैपिटलिस्ट फंड करते हैं। शुरुआत में ये खूब पैसा डालते हैं, लॉस में काम करते हैं। अब आप सोचो कितना डिस्काउंट ये लोग देते हैं, कहां से देते हैं, है ना। आपने 250 रुपए का कोई खाने का आइटम मंगाया, पता चला आपको 160 ही पे करना पड़ा, आपको डिस्काउंट मिल गया। 90 रुपीज कहां से जा रहा है, ये रेस्टोरेंट नहीं दे रहा है, ये जोमैटो वाला दे रहा है, ये स्विगी वाला दे रहा है, तो लॉस में काम कर रहा है। उनका मेन मकसद क्या है कि अधिक से अधिक कस्टमर्स को अक्वायर किया जाए, नए नए कस्टमर्स को लाए, भले ही हम लॉस में काम करें। फंडिंग तो आ ही रही है, और अब तो आईपीओ आ गया, अच्छा आईपीओ था जोमैटो का। इसके बाद अभी नायका का है ना, रातों रात वो लेडी नायका की जो ओनर है फाल्गुनी नायर, रातों रात वो भारत की सबसे अमीर औरत बन गई। सबसे अमीर अभी लेडी कौन है इंडिया की, फाल्गुनी नायर। कैसे बनी, अभी बनी, आईपीओ आया, शेयर प्राइस डबल हो गया, और वो रिचेस्ट पर्सन हो गई, क्योंकि उसके पास नायका के 56% शेयर्स है, जिसकी वैल्यू कितने करोड़ है, तो नया वैल्यू। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी होगी कि अपने ग्रोथ और प्रॉफिट में कौन से पैरामीटर पे आप काम कर रहे हो, है ना। और चौथा पॉइंट दुर्गेश जी, हस्बैंड एंड 4 वाइफ्स। हस्बैंड एंड 4 वाइफ्स। तो ये मत आप समझिए कि मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। हाँ वही, हाँ, तो वो वाइफ्स तो प्लूरल ऑफ वाइफ इज वाइफ्स। वही यहाँ पे अगर एक वाइफ की पड़ी हुई तो WIFE लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे 4 होंगे तो ये 4 वाइफ हो जाएंगी। बहुत अच्छा, तो एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बहुत अच्छा बनाया, सब लोग जग गया, नींद खुल गया। सर ज्यादा एक्साइटेड है, 6 सेंस जग गया। कैसे सिचुएशन मिली यार। तो क्या है ये हस्बैंड एंड 4 वाइफ्स, क्या है? 4W1H। यस, तो यहाँ पर H स्टैंड फॉर हाउ, और 4W कौन कौन है, व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई। व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, कब, क्या, क्यों, कैसे हस्बैंड है, हाउ, व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, और H मीन्स हाउ, हाउ, क्यों और कैसे, व्हाई। ओके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली Why and चीज how? जिसपे आपको, पहली वाई जिसपे आपको जिससे जो है इंटरेक्शन करना पड़ेगा, वो कौन है, व्हाट, वो वाई है। व्हाई, अच्छा, क्यों करना है, व्हाई, व्हाई एक नंबर। ठीक है ना, क्यों करना है, किसी काम को क्यों करना है, क्यों करना है, और क्यों करना है के बाद व्हाट, हाँ, क्या करना है, व्हाट दूसरा, ओके। ठीक है। और फिर कौन करेगा, मैं करूंगा या मेरी टीम करेगी, कब करें, है ना, और फिर कैसे करेंगे, हाउ। नहीं हाउ चौथा ना, नहीं, चौथा तो W हो गया ना। नहीं चौथा व्हेन ना, हाँ, व्हेन, कब करेंगे, हाँ कब, कब करेंगे, कब, सर एक बार फिर से अभी नहीं तो कभी नहीं। फर्स्ट सेकंड कौन कर रहा है? फर्स्ट क्या है? वाई, पहले वाई क्यों, दूसरा है व्हाट क्या क्या करेंगे, तीसरा है हु कैसे करेंगे, देन व्हेन कब करेंगे। कौन सा, वेयर है। चलिए 5वीं वाई को जाना चाहते हैं।
कौन है अतुल जी। भाई प्लेस ही नहीं रहेगा तो कहाँ करोगे आप? प्लेस देखिए सर एक ही है दुनिया में, ब्रेन। योर माइंड इज योर तो प्लेस। इंडिकेट करना वही माइंड इज योर प्लेस। आज तो कोई प्लेस ही नहीं है ना, वही आज कोई प्लेस ही नहीं है साहब। बड़े से बड़े बिजनेस घर से हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहा है। टर्नओवर एक छोटे से बेडरूम पे हो रहा है। 50 के रूम में हो जाता है। वेयर होगा ना सर वेयर इज माइंड, कहाँ होगा वो हु Okay. में आ गया। नाइस ठीक है। ओके एंड देन हाउ, है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन है हाउ, जिसके लिए आपको क्या करना है, कैसे सीखना है। सीखना है, लर्निंग। हाउ के लिए आपको सीखना है। बाकी चीजें तो आपके माइंड में आप कर सकते हैं, लर्निंग। लेकिन हाउ के लिए आपको क्या जरूरत है, लर्निंग की जरूरत है। ठीक है। और ये सब चीजों की जरूरत आपको क्यों है, गोल सेटअप के लिए। आपको कुछ बड़ा करना है तो इसकी जरूरत है, नहीं तो जो कर रहे हैं वो करते रहिए और वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता रहा। अगर जो बड़ा करना है, बड़ा सोचना है, जो गोल है उसके लिए करना है ना, कि कैसे हमारी चेन ऑफ रिटेल स्टोर बनेगी रुपेश केसरी, ये अगर आप सोचेंगे तब आपको ये सब करने की जरूरत है। नहीं तो चल ही रहा है काम, तो चल ही रहा है। ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि आपको अपने चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट करना होगा, लिखना पड़ेगा आपको। दिमाग में आप सोच रहे रखते रहते काम नहीं होगा। यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट, आइडिया। है ना। ये चारों वाइफ और एक हस्बैंड भी आपको काम करना है। इससे आपको मालूम चलेगा कि आपको कहाँ, आपकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, आपकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है। आपको शुरुआत में किस पे काम करना चाहिए, ग्रोथ पे या प्रॉफिट पे? ग्रोथ पे। शुरुआत में ग्रोथ पे काम करना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी बाद में अपने आप आएगी। यस। अभी हमको नंबर बढ़ाना है, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है कि जो भी लोग हम आए हमको उसको रिटेन कर सके। गुडविल अकाउंट था। Yes, you have to create goodwill. Yes, that's very important that you create goodwill, and you have to retain people. Retain करना बहुत जरूरी है कि अपने लोगों को रिटेन हम करें, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कहीं और नहीं जाए। इसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं वो हम लगाएंगे। बिकॉज जो फिलिप कॉटलर, जो फादर ऑफ मार्केटिंग है, वो क्या कहते हैं, इट इज 5 times more costly to acquire a new customer as compared to servicing an existing customer. यानी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को खुश रखना 5 गुना ज्यादा सस्ता है एज कंपेयर टू नए कस्टमर को लेके आना। ठीक है। और हमें नए पुराने कस्टमर से फायदा क्या होगा, अगर वो सेटिस्फाइड होगा तो हमें रेफरेंसेस देगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप काम करेंगे तो वो चीजें होंगी। और जब चीजें, आपका प्लान एक ब्लैक एंड व्हाइट में आपका सारी चीजें आ गई, अब आपको क्या करना है, आपका प्लान रेडी हो गया तो आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। जो कि 5वां पॉइंट है, क्या है, एग्जीक्यूशन। और ज्यादातर लोग इसी पॉइंट पे फेल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। जैसे भारत का भी जो हम लोगों ने पूरा इतिहास देखा है, 1947 के बाद जो शुरुआत हुई तो क्या हुआ, 5 ईयर प्लान्स बने, बहुत सारे पंचवर्षीय योजनाएं। बाद में तो वो कहावत में आ गया, पंचवर्षीय योजना है क्या तुम्हारी। इतना खराब वो एग्जीक्यूट हुआ, प्लान बेस्ट बना लेकिन एग्जीक्यूशन फेल हो गया। ज्यादातर लोग प्लान तो अच्छा करते हैं बट एग्जीक्यूशन में फेल हो जाते हैं। ठीक है। एग्जीक्यूशन क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? एक्शन जो बताया आपने, एक्शन कैसा रहा आपका? एक्शन प्लानिंग कह सकते हैं। एक्शन इन द राइट डायरेक्शन, लिखिए, एग्जीक्यूशन, एक्शन इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है। और आपको बीच बीच में अपने एक्शन को मेजर करना पड़ेगा। जैसे हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, वो आपका एक्शन ही है और क्या है। तो आपको मेजर करना पड़ेगा कि क्या हम सही जा रहे हैं, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हमको अगर ये चीज एक्स चीज अचीव करनी है तो क्या मैंने डेल्टा एक्स किया है। ये चीजें आपको लगातार समय समय पे आपको करना पड़ेगा। हाँ जी, समय पर आपको करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन में 2 चीजों का हमें ध्यान देना है, जो कि मैं आपको पिछले ट्रेनिंग में कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर में बताया था। वो है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस।
आपका नून हो गया। चेयर आ जाओ। Effectiveness. मेरा वाला ऐसे चलाया जाए क्या जल्दी? एक इधर चलो ये उधर चेयर सेट कर दो। थोड़ा इधर वाला ऐसे चला दे। हल्का एकदम हल्का चलाइए, एकदम हल्का। दोनों हल्का चलाइए। हाँ, हैंड वो बगल से ले लें, अपने बगल से। बैठिए। थोड़ा ऐसे चला दीजिए। अर्जुन जी थोड़ा सा चेयर शिफ्ट कर दीजिए हल्के। ये आगे पास करो, विकास सिंह की तरफ देखिए। अरविंद सर थोड़ा सा थोड़ा सा चेयर। एसी थोड़ा कम कर देना भाई। आप लोग थोड़ा सा जल्दी। हाँ 12 बजे चलिए। अभी 10 मिनट बाद लगाएं, जब बोलेंगे तब। अभी या तो विनोद जी इधर बैठा ले, तिवारी जी सूट में है तो नहीं, ठीक है सर। कैरी ऑन यस। So who will recall efficiency और effectiveness में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, ये कौन बोलेगा? याद है अगर लास्ट ट्रेनिंग बताया था मैंने? सर फिर से रिकॉल कीजिए, क्या बोल रहा है? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस का डिफरेंस क्या है? पॉइंट नंबर 6। Point number 6. अग्रणी जी कुछ बोल रहे हाँ बोल रहे भाई। एफिशिएंसी मीन्स जो हम लोग कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, और इफेक्टिवनेस मतलब उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, किस तरीके थोड़ा कंफ्यूज। ओके ठीक है, गुड। यस आशीष जी बोल रहे हैं। आशीष पाठक। यस। आपकी क्षमता का प्रभाव क्या है? एफिशिएंसी है कि इफेक्टिवनेस है? एफिशिएंसी मतलब आपकी क्षमता और इफेक्टिवनेस का मतलब है आपका उसका प्रभाव। ठीक है, बट वो क्षमता यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही है, यहाँ पे मतलब वो कुछ और चीज है, थोड़ी सी अलग है। हाँ नैन्सी। इफेक्टिवनेस होता है सर कि वर्क से कितना लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके और एफिशिएंसी है कि लोग कैसे उस चीज को कनेक्ट करते हैं, इसका रिजल्ट कैसा आता है। सर याद आ गया सर। इफिशिएंसी मतलब हम कोई भी काम को, किसी भी काम को कितने कम टाइम में, कितने कम कॉस्टिंग में उसको रसा दें, कम ऐसे। ठीक है, और गुड, वेरी गुड। हाँ राजेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। हम अपनी क्षमताओं को अच्छे ढंग से परफॉर्मेंस करके उसका रिजल्ट जो है वो इफेक्टिवनेस होगा। ओके, कितना प्रभावशाली तरीके से आप अपने कार्य को करते हैं, ये क्या है? एफिशिएंसी की इफेक्टिवनेस है? इफेक्टिवनेस है। ये इफेक्टिवनेस है। कितना प्रभावशाली है आप, ये आपकी इफेक्टिवनेस है। ठीक है, लेकिन कितने कम समय में और कितने कम लागत में आप चीजों को कर सकते हैं, ये आपकी क्या है? ये आपकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का मतलब जस्ट कॉस्ट नहीं होता, टाइम भी होता है। ठीक है, अगर जैसे आप लोगों की बात करें जो डायरेक्ट सेल्स में हैं, जैसे आप हैं LIC में हैं, आप हैं म्यूचुअल फंड्स में हैं, तो आप अगर एक दिन में 10 कस्टमर्स को मिल सकते हैं, हरी जी 15 कस्टमर्स को मिल सकते हैं, एफिशिएंट कौन है? हरी जी एफिशिएंट है। लेकिन उस 10 में से आप 3 को कन्वर्ट कर लेते हैं और हरी जी 15 में से 2 को कन्वर्ट कर पाते हैं, तो इफेक्टिव कौन है? ग्रेट एग्जाम्पल। गेटिंग माई पॉइंट? सो दोनों चीजों पे काम करनी पड़ती। कहते हैं ना डायरेक्ट सेल्स में नंबर इज एवरीथिंग, है ना? आपको पता है, आपका एक स्ट्राइक रेट आपको पता है कि आप 10 लोगों से मिलेंगे तो 2 आदमी मेरी बात सुनेंगे और 1 कन्वर्ट होगा। सेल्स रेशियो कह सकते हैं कि 1:1 हो जाए या 100:2 होता पहले,
बिगनिंग में 100 लोगों से मिले, 2 लोग आए, फिर उसको हम 50 पे 2 ले आए, फिर 30 पे 2 ले आए, फिर करते करते मान लो 2 पे 2 ले आए। तो यानी ये क्या हो रहा है, ये आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ रही है। जरूरी नहीं कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ी है, आप हो सकता है पहले भी 10 लोगों से मिलते हो एक दिन में, अभी भी 10 लोगों से मिलते हैं एक दिन में, तो आपकी एफिशिएंसी सेम है, लेकिन आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ रही है। अब आप चाहते हैं कि आप एफिशिएंसी भी आपकी बढ़ जाए, तो आपने क्या किया, आपने ऑनलाइन सपोर्ट लेना शुरू किया, आपने टीम बैठाना शुरू किया, आपका एक बैक ऑफिस क्रिएट हो गया, आपका काम खाली सेल्स हो गया, आप बाकी कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपने टीम के ऊपर काम को डेलीगेट करना, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई बहुत और आपकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ गई। तो आपकी स्ट्राइक रेट आपकी इफेक्टिवनेस है और आपकी रीच एफिशिएंसी, योर रीच इज योर एफिशिएंसी, कितने लोगों तक आप पहुंच पा रहे हैं ये आपकी एफिशिएंसी है, और कितने लोगों को आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं ये आपकी इफेक्टिवनेस है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी है। तो परफॉर्मेंस कहां से आएगी, परफॉर्मेंस का पैरामीटर कौन है, एफिशिएंसी है कि इफेक्टिवनेस है, दोनों है, क्योंकि अगर आप एफिशिएंट हैं तो आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, आपका टाइम बचेगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, आपकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी। तो दोनों चीजों पे हमें काम करने की आवश्यकता है कि हम अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, अपनी रीच को कैसे बढ़ाएं, और दूसरा हम अपनी स्ट्राइक रेट को या कन्वर्टेबिलिटी को कितना तेजी से बढ़ाएं। वो चीज हमारी क्या होगी, वो हमारी इफेक्टिवनेस होगी। और दोनों चीजों को अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, नंबर 7 टाइम मैनेजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, टाइम मैनेजमेंट का क्या प्रिंसिपल है, पहली चीज टाइम मैनेजमेंट का भी प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है, हर काम अगर टाइम से किया जाए तो उसका रिजल्ट अच्छा है। नहीं, सिद्धांत क्या है ये तो आप बात बता, फैजान बताएगा। फैजान, time management is the key of all the point noted here, because when you manage your time then you can achieve everything whatever you want. ठीक है, ओके, बट प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, वानी कौन सी चीजों पे हम, कौन से पैरामीटर्स पे हम टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं। यस वानी कुछ बोल रही है। Effective classification and prioritizing the tasks. हाउ यू क्लासिफाई, First of all, we should give grades or weight to all our tasks. According to that weight, we can classify. And how do you do prioritize. that, all our tasks, how do you do that? Okay, like suppose in my business, I would prioritize quality, so that would have the highest grade, and then customer experience would come. Third grade would be given to communication, and fourth to satisfaction. So that. Okay, fine. But यूनिवर्सली फ्रेमवर्क, एक यूनिवर्सली एक फ्रेमवर्क है जिसमें 2 ही चीज हैं, 2 ही पैरामीटर हैं टाइम मैनेजमेंट के, वो क्या क्या हैं, प्लीज राइट डाउन एवरीबॉडी। अगर हम इसको एक ग्राफ बनाएं, है ना, तो एक तरफ क्या है, इम्पोर्टेंस है, कितना इम्पोर्टेंट है मेरा काम, और दूसरी तरफ क्या है, अर्जेंसी है, कितना अर्जेंट है मेरा काम। ठीक है, अगर ये 2 हम स्केल बना दें, तो अगर मेरा काम सबसे अर्जेंट और सबसे इंपॉर्टेंस है, तो वो कहां पे आएगा, वो ए कैटेगरी में आएगा। ठीक है, सबसे कम अर्जेंट है, सबसे कम इंपॉर्टेंस है, वो डी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट कम है, वो बी कैटेगरी में आएगा, और अर्जेंट कम है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वो सी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा काम निपटाएंगे, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। Urgent and important. अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट यू हैव टू आइडेंटिफाई करें, ऐसे कौन कौन से काम है, आप मॉर्निंग में लिख लो या पिछली रात को लिख लो, जो सबसे अर्जेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स की लास्ट डेट है आज फाइल करने की, रिटर्न अर्जेंट है कि नहीं है, यस, इंपॉर्टेंट दोनों है। सबसे पहला काम सीए के पास जाना है। ठीक है, तो आप अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस में अपने काम को आप क्या करिए, आप डिसाइड करिए। फिर ए कैटेगरी वाले काम पहले होंगे, जब वो खत्म हो जाएंगे तो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, जो अर्जेंट सबसे है लेकिन इंपॉर्टेंट कम है। ठीक है,
सब्जी लाना अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट कम है, अगर नहीं हम नहीं लाएंगे तो चलो फिर किसी से मंगवा लेंगे, बट माँ की दवा लेना है, इम्पोर्टेंट दोनों है। अरे उनकी हेल्थ पे असर आ जाएगा, लगी खांसने, तुरंत दवा मंगाना है। और पंकज मेडिकल आपकी सेवा में हाजिर ऑन फोन डिस्काउंट के साथ पंकज को अपना तो ये ऐड डाला करो, तुम्हारा नंबर भी सेव नहीं कर पाते। अरे सॉरी, पंकज स्टोर का नाम कुशाल अपना कभी एडवर्टाइजमेंट भी डालो ग्रुप में, तो देखेंगे हम लोग, जानेंगे क्या क्या चीजें हैं आपके पास, है ना। तो हर बार मीटिंग में याद तो आता है, फिर वो ग्रुप में कभी नहीं आता तो याद नहीं आती। मेडिकल स्टोर के लिए आप पंकज स्टोर पे जाएं, बट उसको प्रमोट करने के लिए तो आपको आइडियन टेक्नोलॉजी के पास आना पड़ेगा। सर एक मेरा प्रश्न है, देखो भाई सारे लोग को घूम के फिर हमारे LIC के पास किया। सर एक मेरा प्रश्न है कि मैक्सिमम लोग रिजल्ट नहीं ला पाते, उसमें सर क्या कहाँ वीकनेस आती है कि उसको नॉलेज उसको कर पाए, वर्क तो करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं सर ये सारे पॉइंट उसी पे हैं, या तो टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, या इफेक्टिव नहीं है, या एफिशिएंट नहीं है जी, या उनके गोल्स क्लियर नहीं है, उनके पैरामीटर्स क्लियर नहीं है। सर एक लाइन में बोले तो अलाइनमेंट में कहीं कमी है। सर आई हैव वन क्वेरी, हाउ टू डील विद समवन हु इज नॉट क्रेडिबल अबाउट देयर वर्ड्स? You don't need to believe on them. If somebody is not credible, if he is important, then how should we manage it? That depends on situation. ना वो कौन है, क्या है, डिपेंड ऑन टाइम एंड कंडीशन एंड सिचुएशन है या कौन है। अब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी है उसको लेकर चलना है। सर टाइम इज लिमिटेड, सो अपना एग्जाम्पल सर मीटिंग के लिए आया, पहले से प्लानिंग की सर, लेकिन लास्ट मोमेंट पर भी लोगों ने छोड़ दिया है इसको, आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा नहीं। वो उनकी प्रायोरिटी है, उनकी अर्जेंट इम्पोर्टेंट में ये फिट नहीं होता, उनकी अर्जेंट इम्पोर्टेंट कुछ और फिट होता है, तो वहां चले गए। वो सबका अलग अलग आउटलुक है। नो इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड इज सेम। कोई आया खा के चला भी गया। ये थोड़ा सा मतलब आया दो सेकंड टाइम है सर, एक बार वो आया था थोड़ा देर लोग और पिछली मीटिंग में आए थे। कोई नहीं, चलिए आगे नेक्स्ट। सो आपका ट्रैक रिकॉर्ड ना फैजान, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वेदर दैट पर्सन शुड बी ट्रस्टेड और नॉट, है ना। क्योंकि देखिए एक सिंपल सी चीज समझ लीजिए, ये बहुत ही बिजनेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। एग्जैक्टली। अब इसमें से अगर टी हट गया तो ये फिर रस्ट होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप एक ही बार बनाओगे और एक ही बार बिगाड़ोगे, तो रस्ट हो जाएगा। सही है भैया। एग्जैक्टली अग्री। तो डोंट डू दैट, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट किया, क्लियर हुआ? यस क्लियर हुआ? यस। हाउस द जोश जबरदस्त सुपर। सो टाइम मैनेजमेंट में जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, और मैं दिल से दुआ करता हूं कि आप सब लोगों की टीम बड़ी हो, तो फिर आप क्या करेंगे, आउटसोर्सिंग शुरू करेंगे, है ना। तो शिवा से अच्छा कौन बता पाएगा आउटसोर्सिंग के बारे में? आउटसोर्सिंग क्या होती है? अपने काम को किसी और को दूसरे की एनर्जी को मिला के अपने साथ एक बहुत बड़ी सिनर्जी बनाना। अपने जो सबसे एक चीज होती है मेरी, कौन सी होती है, कोर कॉम्पिटेंसी होती है। जैसे मान लो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग है, या राजेश जी की कोर कॉम्पिटेंसी लोगों से कस्टमर से मिलना है। उसके अलावा जितने काम हैं बैक ऑफिस के, मेंटेन करना, पॉलिसी के डिटेल, रिन्यूअल कमीशन कब जाएगा, इसके लिए हमने आउटसोर्स कर दिया, बैक सोर्स कर दिया। काम को डेलीगेट कर। आउटसोर्स दो तरीके से हो सकता है, एम्प्लॉय भी आप रख सकते हैं जिसको आप सैलरी देंगे, या आप किसी फ्रीलांसर कंसल्टेंट को भी दे सकते हैं, है ना। कि कुछ जैसे बहुत सारे अकाउंटेंट्स होते हैं, आप तो जानते होंगे, अकाउंटेंट्स काफी सारे फ्रीलांसर होते हैं, वो आपके पेरोल पे नहीं, आपको सैलरी नहीं देंगे, लेकिन आपका अकाउंट को मैनेज करते हैं और आपसे 10,000 रुपए महीने का या 5,000 रुपए महीने का ले लेते हैं। तो ऐसे आउटसोर्स आप कर सकते हैं लोगों को। तो आउटसोर्सिंग आप कौन सी चीज पे करेंगे, जो आपकी नॉन कोर कॉम्पिटेंसी एरिया होगी, लिख लीजिए, आउटसोर्सिंग फॉर योर
आपकी जो नॉन कोर कॉम्पिटेंसी एरिया है, जैसे आपकी मेन चीज क्या है आज के डेट में, कस्टमर डीलिंग एंड सेल्स, ये आपके हाथ में होना चाहिए। बाकी सारी चीजें आप आउटसोर्स कर सकते हैं। कस्टमर डीलिंग एंड सेल्स, आप कस्टमर डीलिंग के लिए आप किसी को आउटसोर्स करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, फिर वो हो सकता है वो दूसरा उड़ा ले जाए आपका कस्टमर, ले गया दूसरा ब्रांच खुल जाएगा। हाँ, ले गया। दूसरा ब्रांच खुलेगा लेकिन वो आपका ब्रांच नहीं होगा। वेरी नाइस। आपको लिखना पड़ेगा, हमारे को दूसरी ब्रांच नहीं है। हाँ, क्लियर हो रही बात? यस, एग्री। तो आउटसोर्सिंग से क्या फायदा होगा? काम आपका स्मूथली होगा। जरूरी नहीं है, टेंशन बड़ा भी हो सकता है अगर वो आदमी सही नहीं है। सबसे बड़ी चीज होगी कि हम फोकस रहेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पे। हमारा सबसे बड़ी चीज है कि फालतू चीजों में आपका टाइम नहीं जाना। हम फोकस रहेंगे अपने। मतलब आपकी फालतू नहीं है वो एक्चुअली, बट आपके लिए फालतू है क्योंकि आपकी कोर कॉम्पिटेंसी उसमें नहीं है। आपकी जो मेन चीज है आप उस पर फोकस कर रहे हैं, और जितनी साइड वाली चीजें हैं वो आपका अकाउंटेंट देख रहा है, या आपका बैक ऑफिस में कोई है या देख रही है, आपकी टेलीकॉलर कॉलिंग कर रही है लोगों को, है ना। बेसिकली आउटसोर्स करने से एक बेनिफिट ये है ना कि हम चीजों को ऑन टाइम डिलीवर कर पाएंगे, और हम आगे की चीजों पर ज्यादा इफेक्टिवली हम आगे काम कर सकते हैं जी। तो जैसे अब आपको फ्लायर बनाना है, विजिटिंग कार्ड बनाना है, तो आप लोग यहाँ आउटसोर्स कर सकते हैं क्योंकि इनकी कोर कॉम्पिटेंसी वो है, आपकी नहीं। राइट, ठीक है। सो यू कैन hire him not as an employee but as a consultant, as a designer, you can hire, ठीक है ना। तो ये चीजों पे आप काम कर सकते हैं कि अब आप आपकी ग्रूमिंग भी इंपॉर्टेंट है, तो आपकी ग्रूमिंग के लिए आपने किसी को हायर कर लिया। अनफॉर्चुनेटली नैन्सी मेल्स को ग्रूम नहीं करती, लेकिन करती है। अच्छा, स्टाफ आउटसोर्सिंग है। आउटसोर्सिंग है, क्या बात मीटिंग में आने से पहले अगली बार से हम रखेंगे भैया, मीटिंग में पहले जाइए, ड्रेसअप ठीक से हो गए। तो ये आपका एक फ्लायर उस पर भी आना चाहिए। ग्रूमिंग मीन्स क्या हुआ? धोरिया जी आप किसके एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएंगे। ग्रूम का मतलब सर आप बढ़ रहे हैं, बढ़ोतरी, वृद्धि, और क्या? नहीं, ग्रूमिंग का मतलब ये हुआ कि आपकी पर्सनालिटी में निखार, ठीक है, चमक है। ऐसे आप ग्रूम्ड हैं, आपके बहुत ही जबरदस्त का कमाल सर। टॉपिक नंबर 9 हमारा तो ठीक है ना। और इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट्स छोटे बड़े होते रहने चाहिए। ओके, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और इस अचीवमेंट के साथ एक चीज होनी चाहिए, सेलिब्रेशन अपनी टीम के साथ। खूब, हम लोग तो करते ही हर महीने। Sir, I have one important thing on importance of achievement. Yes, tell. Importance of achievement is that when you achieve something, reward first yourself. एग्जैक्टली। होटल ताज में काफी बस एक चीज बता रहा हूँ, बहुत सही बात उसने की है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को पनिशमेंट देना सीख लिया और अपने आप को रिवार्ड देना सीख लिया, जैसे वो पनिशमेंट भी है कि अगर जब तक मैं ये करूंगा नहीं, मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा। आशीष पाटिल। या अगर मैं ये अचीव करूंगा तो अपने आप को रिवॉर्ड करूंगा, एक नई बाइक खरीदूंगा या एक नया फोन खरीदूंगा। ऐसे सर ये मेरा है कि अगर हम लोग दाढ़ी नहीं बनवाते हैं तो उससे पार्टी को बेनिफिट ज्यादा होता है, हमारा ये सर अपोजिट होता है। हाँ, ये आपका ट्रेडमार्क, ये आपका ट्रेडमार्क। नहीं, वो संकल्प का विषय है। ट्रेडमार्क से हमारा यही था कि ये बिजनेस के लिए प्रमोशन है, तो वो उतना इफेक्टिव आप पे पड़ेगा जब हम उस तरह से उसको जिएंगे तब, क्योंकि हमारे द्वारा ही आपको उसका बेनिफिट मिलता है। ट्रू, बिल्कुल सही है। अब जैसे सर हम लोग के प्रोफेशन में एडवोकेसी में क्या है कि आप देखेंगे मैक्सिमम एडवोकेट अनमेंटेन्ड रहते हैं, दाढ़ी पकी है, बड़ी है, कोई कलरिंग नहीं है। तो उसका भी रीजन होता है, उनका ये कॉन्सेप्ट है कि जितना मंड का बंड दिखेंगे उतना अच्छा हम इम्पैक्ट छोड़ेंगे।
अब उसका जो भी लॉजिक हमको तो आज तक समझ में नहीं इसका लॉजिक ये कि देख के लगेगा कि सस्ता वकील है। समझ नहीं आया सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अपने वाराणसी कचहरी में एक आध ऐसे एडवोकेट हैं जो एकदम सस्ता सर और बेचारा भी ना। नहीं सर, एक चीज है मेरे पास, बहुत जबरदस्त चीज है। ये चीज पता है क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा वो कितना डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, कि अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए समय नहीं, लेकिन मेंटेन तो रख सकता है, कम से कम ठीक से तो रख सकता है। अरे सफेद को काला मत को, लेकिन सफेद को मेंटेन तो नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी है कि आपकी पर्सनालिटी से आपको पता चल जाए कि आप किस लेवल के वकील है। वकील अगर अपडेट है तो उस लेवल के ही वकील हरीश साल्वे को अपडेट 5 लाख से नीचे लेगा नहीं। दुर्गेश जी, अब हरीश साल्वे कितना मेंटेन रहते हैं? बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत बड़े वकील, एडवोकेट अच्छे। नहीं, अपने मोदी जी को देखिए गाड़ी बातें जा रहे हैं बड़ी, और लेकिन ठीक लगता है, मेंटेन है। टॉपिक चेंज सर, नेक्स्ट टॉपिक सर। टाइम सर टाइम नेक्स्ट टॉपिक। तो ये चीज है, और बहुत अच्छी चीज है कि अचीवमेंट आप करते रहिए। अचीवमेंट छोटे बड़े, छोटे बच्चे, अचीवमेंट छोटे छोटे गोल्स, अचीवमेंट को आप सेलिब्रेट करें। इससे क्या होगा, आपके लाइफ में एक जोश बना रहेगा, एंथुजियाज्म बना रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव एंथुजियाज्म, एक वर्ड है ना, कि आप में, आपके जीवन में एक हमेशा एक एनर्जी रहे, एक रौनक रहे, एक कुछ करने की चाहत रहे, अचीवमेंट की फीलिंग आए। ये बहुत अच्छी छोटी छोटी अचीवमेंट्स आप करें, और जैसा इन्होंने कहा बिल्कुल सही कहा, अपने आप को रिवार्ड करिए। आप उसके लिए आप अपने आप को रिवार्ड करिए, और अपने आप को कभी पनिश भी करिए, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये क्या होता है? अप्रेजल, व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल? यस, वानी बता रही। इनाम तो खैर ठीक है, वो तो हम सेलिब्रेट करेंगे। वानी बता रही। अप्रेजल का मतलब क्या होता है? यस, अप्रेजल नहीं ना, बोलो वानी। कितना इंक्रीमेंट होगा, अपनी परफॉर्मेंस का आकलन। आकलन, क्या बात है। माथुर जी के लिए जोरदार कहते हैं, क्या बात है। माथुर जी पर हुंकार दीजिए तो जोर से। अरे एक बार जबरदस्त तो है थोड़ा सा हाउस सर, जो सर माथुर जी ले जाएंगे सर। माथुर सर, माथुर जी फॉर्म में। माथुर जी को वहां बैठा जाए क्या? हाँ सर, ठंडा किया जाए। यस, कैरी ऑन। So we So I have have a to. question. Yes. How is appraisal आकलन? It should be analysis, right? आकलन आपने कहा, परफॉर्मेंस का आकलन, वो तो एनालिसिस हुआ ना? हाउ इज दैट अप्रेजल? आकलन और एनालिसिस काफी हद तक सेम है। डिफरेंस यही है कि एनालिसिस के बाद रिजल्ट तुरंत नहीं आता, बट आकलन करते हैं तो एनालिसिस के बाद रिजल्ट आ जाएगा। आकलन का मतलब समझ पा रही हो? हाँ। क्या? According to me, आकलन and analysis are synonymous. सिमिलर, या ठीक है, तो वही चीज है ये। So what's the difference between analysis and appraisal? Performance analysis and performance appraisal. एनालिसिस मैंने कर दी कि हाँ तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी थी, अब व्हाट नेक्स्ट? एनालिसिस में रिजल्ट दिखाएगा आपके टोटल ग्रोथ, यानी काम जो कर रहे हैं कितने समय में किया और पिछले के कंपैरिजन में क्या रहा, ये आकलन। एनालिसिस कैन बी क्वालिटेटिव आल्सो। पिछली रिपोर्ट और इस समय की क्वार्टरली रिपोर्ट आपकी, जो पिछली क्वार्टरली क्या थी और इस क्वार्टरली में क्या रिपोर्ट है, ये हो गया आकलन हो गया आपने। और वो चीज जो है कि आपने क्या किया है। तुम क्या सोचती हो अप्रेजल क्या है? व्हाट इज योर थॉट ऑन द अप्रेजल? According to me, appraisal is recognizing one's efforts and rewarding them accordingly. Rewarding, I don't mean just in cash kind promotion or It something. may not be rewarding. If the appraisal is not good, then what happens? If the appraisal is negative, then what happens? It may not be rewarding. Training is training. Then you have to ready for कि तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा। तुम्हारा जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, you will not be getting the increment or you will not be getting the promotion if your appraisal is not good. So appraisal में क्या हो रहा है, एनालिसिस के बाद अब क्या आपको मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वो भी आ जाएगा। एम्प्लॉय के साथ अप्रेजल ऐड हो जाए। ठीक है, so that's all from my side. If you have any questions, over to दुर्गेश जी। जोरदार तालियां प्रशांत सर के लिए। जोरदार बहुत अच्छा सेशन सर, और सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, और हम चाहेंगे कि सारे फेलो मेंबर्स
इधर राम जी इधर उसमें डाल देखना मतलब क्या है ये है चाहेंगे सारे फैमिली मेंबर एक अच्छी वो फोटोग्राफ के साथ एक जोरदार ताली हो सबने ले लिया ओके सर ओके थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू और आप इसी तरह से हम लोग को देते रहे हम लोग आगे बढ़ते हैं थैंक यू वेरी मच आप कॉफी टी देते रहिए तब तक हम आगे भी जो आगे की फारूक जी हाँ जी अभी हम लोग चाय कॉफी कर रहे हैं तब तक जो हमारे अन्य परफॉर्मर हैं उनके बारे में ग्रेट सर कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू अभी हम लोग का जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है जैसा कि प्रसाद सर ने बताया रिकग्निशन अवार्ड एंड रिवार्ड देन उसके बाद अभी ग्रोथ को लेके ऑर्गेनाइजेशन एक नए मैकेनिज्म पे काम करने स्टार्ट कर रही है जिसके बारे में हम लोग लास्ट बुधवार को चर्चा किए थे आज 15 मिनट की उसकी भी चर्चा होगी और ऑर्गेनाइजेशन के उच्च पोस्ट पे आदरणीय चंदन चटर्जी जी और आदरणीय विनोद पांडे जी का क्या रोल होगा इस पर भी चर्चा करेंगे तो मैं चाहूंगा सबसे पहले सितंबर मंथ का बेस्ट हम स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए सर ब्रेक के बात कर लें क्या सर ठीक है ठीक है हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं टी कॉफी कर लेते हैं कुछ अवार्ड है उस पर हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे यस तब तक कोई क्वेरी है अगर आपको तो प्रशांत सर तो कर सकते हैं ये 10 पॉइंट्स जो आपको दिए एक बार रिवाइज कर लीजिए और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं तब तक आप थोड़ा सा लोगों से फीडबैक ले सकते हैं नहीं मैं फीडबैक ले रहा हूँ यस सबसे जो अच्छी बात लगी आज एक शानदार हम लोग ने जितना कमिटमेंट किया उससे प्लस हुआ 20+ मेरे ख्याल से 20 लोगों के लिए दिस इज द बेस्ट प्लेस टू के में 24 लोग बैठ सकते हैं इस हॉल मतलब कहना कि इस संख्या के लिए ये जगह बहुत अच्छी है चलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम आप लोग का ओवरव्यू लेना चाहेंगे आप लोग टी कॉफी करते रहिए एक मिनट ओके वॉशरूम हो गया ओके तब तक अग्रणी जी उसको होल्ड कर सकते हैं होल्ड करना आता है वीडियो को होल्ड